नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश बन जाएगा। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश बन जाएगा। मंत्री बलियान बुधवार रात को शहर में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भारत को हथियार आयात करने पड़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत ने हजारों करोड़ों रुपए के हथियार दूसरे देशों को निर्यात किए हैं। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री बलियान वीरवार को महाम भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा भी उनके साथ थे। उन्होंने भी पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भारत को हथियार आयात करने पड़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत ने हजारों करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को निर्यात किए हैं। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सभी मंत्रालयों ने स्वदेशी उत्पाद बनाने प्रारंभ किए हैं। पहले विभिन्न बीमारियों के उपचार के टीके अमेरिका द्वारा तैयार किए जाते थे और 1.5-2 दशकों के बाद ये टीके भारत में आते थे, लेकिन कोविड-19 में पहली बार भारत में बीमारी से बचाव का हाथों हाथ टीका बनाया और दूसरे देशों को भी निर्यात करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते जहां पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया हो गया और पाकिस्तान मौजूदा समय में दिवालियापन के कगार पर है, वहीं भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है। आर्थिक मंदी का असर दुनिया के लगभग सभी देशों में है, लेकिन भारत की विकास दर आज भी 6.5% है। मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि टैक्स देने वालों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कितना बजट होता था जिसके बराबर तो अब व्यापारी जीएसटी दे देता है। 2004 से 2014 तक के शासन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान रोजाना कोई ना कोई घोटाला होता था। बलियान ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने से पहले विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों में कई तरह की समस्याएं तथा अव्यवस्थाएं थी। इनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए कि जब भी वे विदेश यात्रा पर जाएं तो भारतीय दूतावास में इसकी सूचना दें और इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों के साथ रात्रि भोज का आयोजन भी करें। इस पूरी प्रक्रिया से भारतीय दूतावासों की खामियों को दूर किया गया और विदेशों में रह रहे भारतीयों को इस व्यवस्था से काफ़ी राहत मिली। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत को अपना हिस्सा बताने में गुरेज करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने के निर्देश दिए। इसी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में राष्ट्र भावना को मजबूती मिली। लोकसभा चुनाव के अब कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाना होगा। लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि शर्मा जी की हाजिरी बहुत कम रही है। देखिए, ऐसा है, एक तो कोविड की जो महामारी उसकी वजह से पूरा मेरा नहीं पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब रहा। लगभग 2.5 साल आप देखें, लेकिन उस कोविड की महामारी में भी हम लगातार लोगों के संपर्क में रहे, आते रहे, मोदी जी के जो भी प्रोग्राम थे लोगों तक पहुंचाते रहे, जो भी बात रही। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करें और लोगों के संपर्क के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं, हल्के की जो बातें हैं, उनको पहुंचाने का काम हम बहुत भली भांति से अपने काम को, दायित्व को समझते हुए उसको हम करते रहते हैं। अब जैसे आप देखो, हमने जब चुनाव जीता था उससे पहले हमने बात रखी थी कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला हम मेट्रो से जोड़ेंगे। अब आप देखें, कई काम ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई कामों में थोड़ा सा समय लगता है। सरकार भी देखती सारा, कई अपने अपने बजट में देख करके। अब बहादुरगढ़ से आसोदा की घोषणा होगी है, बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर आप देखें, जब कोई भी काम होता है तो पूरे हरियाणा में को भी फायदा मिलता है और उस इलाके को तो फायदा होता है। ऑर्बिटल कॉरिडोर पलवल से चल करके आसोदा आएगा, उसकी जो बाइफर्केशन होगी, जो उसकी लाइनें जुड़ेंगी, वो रोहतक वाली लाइन से भी जुड़ेगी। आज रोहतक से महम, महम से हांसी,
रेलवे लाइन का कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, रोहतक से महम कंप्लीट हो गया है। 152 कोई भी काम, अगर कोई भी काम कोई एमएलए हमारा पार्टी का करता है, कार्यकर्ता करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, तो वो सबके खाते का काम। तो ये नहीं कि भाई किसी ने किसी घर से काम करा है, सब खाते का काम है और उस खाते के काम में आप सबका हिस्सा, हम सबका हिस्सा। 152 आज एक इतिहास बन गया है। आप देखो महेंद्रगढ़ से चढ़ते हो, नारनौल से चढ़ते हो, गुड़गांव से चढ़ते हो, रेवाड़ी से चढ़ते हो, आज कितना शॉर्ट डिस्टेंस कर दिया है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है। पहले हम मैम से चंडीगढ़ जाते थे 6 घंटे लगते थे, आज हम मैम से चंडीगढ़ जाते हैं 2.25-2.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो थी, वाटर लॉगिंग वाली समस्या थी। फसलें खराब हो जाती थी, 2-2, 3-3 फसलें वेस्ट हो जाती थी, नहीं बो सकते थे। अब सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ से भी ऊपर की योजना बना करके उस पर काम भी चालू हो गया है और वो पाइप डाल करके उसको पानी को निकासी का समाधान करेगी। घर घर नल से जल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक का तबके का, हर कैटेगरी का, शहीदों का, सैनिकों का, बुजुर्गों का, खिलाड़ियों का, बहनों का, माताएं बहनों का, हर एक का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। और हम पार्टी के सिपाही हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जो भी हल्के की बात आती है उस बात को हम आगे रखते हैं। किसानों की बात आई, वाटर लोगों की, उस बात को भी हमने आगे रखा और मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, भी बात करते रहे। अब आप देखें, जो मुआवजा था खेतों का, जो बेमौसमी जो है मार पड़ जाती थी आप किसानों को, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं ओले पड़ गए, कहीं आंधी तूफान से, उसका भी आप देखें सरकार ने बहुत अच्छे से उसकी भरपाई की है, समयबद्ध तरीके से भरपाई की है। और बिल्कुल सरकार किसानों के हित की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है, दलितों के, बैकवर्डों के हित की सरकार है। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से मोदी जी देश हित में। अब आप देखेंगे तो कोई छोटी बात है, G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है। G20 सम्मेलन में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिन दिल्ली में रुकेगा, कितनी बड़ी बात, आप देखें कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। देश में इंटरनेशनल लेवल पर देश की कितनी बड़ी छवि बन रही है। आप जरा देखें तो हमारे को सबको मिलकर के, 36 बिरादरी को सबको मिलकर के देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। ईमानदारी से हम सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसी तरह से कोई जाति पाति की बात नहीं करते। हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, इस मुद्दे को लेकर के, इस नारे को लेकर के हम सब चल रहे हैं। सेवा ही संगठन और हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सर, सांसद की भी ग्रांटें होती है। हाँ, सारी वो तो देर लेना, मैं सारी जगह देने लगा। अरे एक बात, सांसद की बात सुन लो, एक मिनट भी क्लियर कर दूँ। देखो ऐसा है कि लगभग सारे गांव मिला करके, निगम मिला करके, नगर पालिका, नगर परिषद सब मिला करके 9 हल्के हैं, 1000 यूनिट बैठती है। यानी कि एक गांव अगर है तो मैं एक जिले, एक वार्ड को भी एक यूनिट मानता हूँ। मतलब जैसे नगर पालिका का 1000 यूनिट बैठती है, मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। तो एक गांव को अगर दिए जाए, सांसद अगर दे एक गांव को, तो 50,000 से भी कम बांटते आते हैं। 50,000 में तो आज मेरे ख्याल में 20 फुट का खड़ंजा भी नहीं डलता 50,000 रुपये में। तो क्या होगा? तो ये चीज़ें हम जाते हैं, लोगों से नोट करते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार से भी, और सामूहिक और भी कई योजनाओं में डाल करके काम कराने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, अगर यहाँ देखा जाए तो गांव से गांव जो पहुंच मार्ग है जितने भी, वो सब कंडम हुए पड़े, सब टूटे पड़े। नहीं, वो देखो सुनो, कई बार क्या है, सुनो, बारिश की वजह से भी ना, अभी बारिश, अब की बार बहुत बारिश है, कई रोड जो बढ़िया रोड थे वो भी टूट गए हैं। तो ये बारिश का कोलतार का एक ऐसा मेल रहता है, लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार धीरे धीरे करके सारे कामों को नेशनल हाईवे तो सारे बढ़िया है। पूरे आपका काम की कार्यकर्ताओं को कहा गया कि इन पे सब पे हमें आगे बढ़ना है, टीम बना के। सर, 10 साल का समय आपको मिल चुका, तो किन की मुद्दे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जो आपने लागू की जिसके कारण वोटर आपको 10 साल पहले की, 2014 से पहले की स्थिति आप याद करो। देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब आपका अखबार अमर उजाला भी हमारे यहाँ ज्यादा फेमस है, जिसके फ्रंट पेज पे घोटाला ना आता हो।
और घोटाले भी छोटे नहीं थे, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के घोटाले। तो उस समय देश में हालात थी कि देश का होगा क्या। उस समय मोदी जी आए और ये पिछले 9-9.5 साल जो है, ये 2 बातों पर फोकस इस सरकार का रहा है। एक तो डेवलपमेंट है, चाहे वो नए नए नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे के काम हो, चाहे मेट्रो के काम हो, नए एयरपोर्ट हो। दूसरा गरीब कल्याण, चाहे गरीबों को राशन फ्री में हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, छोटी बिल्कुल सबसे शौचालय से सोच शुरू करके पूरे घर तक की सोच। तो इन 2 फोकस मुख्य रूप से सरकार के रहे। और आर्थिक नीति की अगर बात करें तो आज पूरी दुनिया जब डगमगाई हुई है और हमारे पड़ोसी तो दिवालिया होने के कगार पे हैं, जिनकी इकोनॉमी हमारी जैसी थी, और आज भारत मजबूत स्थिति में है। इस साल केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां 1 साल में दे रही है और पहली बार ऐसा होगा कि देश के इतिहास में कि केंद्र सरकार में कोई एक वैकेंसी भी खाली नहीं रहेगी, जिनमें से 4 लाख के करीब अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। तो यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे आप देश का प्रभाव पूरी दुनिया में देखें, चाहे इकोनॉमिक हालात देखें, चाहे रोजगार का पक्ष हो या डेवलपमेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रही है। तो ऐसी सरकारें जिस देश में केंद्र सरकार बनती भ्रष्टाचार के लिए थी, ऐसे में 9.5 साल में भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारा विरोधी भी हम पर नहीं लगा पाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी का चेहरा कि 3री बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों के खाते में पैसे डाले, लेकिन सिर्फ ITR भरने से ही किसान को साहूकार मान लिया गया और बहुत से किसानों के पैसे बंद कर दिए। तो क्या सिर्फ ITR भरने से आपने साहूकार मान लिया गया? देखिए, जब सरकार किसी योजना को लेकर आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 4 करोड़ तो घर बना दिए सरकार ने, बाकी क्यों नहीं बनाए? कहीं ना कहीं आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। ITR भरने का मतलब है कि जो 6,000 रुपये सरकार देती है किसान सम्मान निधि के रूप में, तो एक सोच बनी थी कि जो ITR भरते हैं वो इतने समर्थ हैं, शायद उनको, अब सबकी इच्छाएं सब तो पूर्ण नहीं हो सकती, ये गरीब किसान के लिए थी। और मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। सिर्फ वो किसान इससे बाहर है जिसका जो सरकारी नौकरी में, वैसे तो बहुत से लोग हैं जिनके नाम जमीन है, मेरे नाम भी जमीन है, लेकिन मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती, मेरे पिताजी के नाम भी जमीन है, और मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये उसे ही मिलनी चाहिए जिसको, जो इसका लाभ ले सकता है, जिसके लिए है, सबको नहीं हो जा सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि जो ITR भर रहा है उसे आवश्यकता शायद 6,000 रुपये की ना हो साल। सर जाटों की नाराजगी कैसे दूर? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। पिछली बार हम 10 की 10 लोकसभा जीते, 75 विधानसभा आ गए थे, लेकिन 75 नहीं जीत पाए थे। राजस्थान में हम सरकार बनाने से चूक गए थे 19 में, लेकिन 25 की 25 लोकसभा हम जीते थे। जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं रहा देश में। देश की जनता प्रधानमंत्री चुनने लगी, क्योंकि परिवर्तन तो प्रधानमंत्री लेकर आता है। तो किसी भी प्रदेश में आप देख लो, जब प्रदेश के चुनाव होते हैं, उससे 10% ज्यादा मत केंद्र सरकार के चुनाव में, सांसद के चुनाव में मिलते हैं, क्योंकि वो वोट मोदी जी के लिए मिलते हैं अलग से। बहुत बड़ा तबका है कैसा है कि राजनीतिक रूप से हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें 36 की 36 बिरादरी, जो यहाँ की भाषा है, उसकी वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष भी मानता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, तो रोहतक की हिस्सेदारी क्यों ना हो। सर 2019 के इलेक्शन में यहाँ की जनता ने कमल को वोट दिया था, लेकिन अब तक महम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार नहीं लेकर आ सकी। देखिए, लोग जो प्रोजेक्ट केंद्र से आए उसके बारे में तो अरविंद शर्मा जी बताएंगे, और मुझे उम्मीद है रेलवे लाइन का भी ये जिक्र कर रहे थे, आगे भी चलेगी महम से। और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या कस्बा स्पेसिफिक केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती, आप भी जानते हैं। हमारे काम कुछ अलग है केंद्र सरकार के, लेकिन आज केंद्र का डेवलपमेंट या केंद्र के बजट हर जनपद में आपको दिखाई जरूर देते हैं। आम जनता और कार्यकर्ता से क्या अपील करें? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं लोकसभा चुनाव तक यहाँ आता और जाता रहूँगा कि देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, देश को मजबूत करें। बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती है, हम उन ताकतों को हराना है। और बताया ना, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो विपक्ष में बैठता है, विपक्ष में घूमता है, लेकिन वोट मोदी जी को ही देगा 2024 में, मुझे ऐसी उम्मीद। चलो, लैंडर पर लगा कैमरा वास्तव में नीचे चंद्रमा की सतह का एक स्पैन शॉट लेगा।
ये इसे एक तरफ रखेगा और उसकी तुलना चंद्रयान 2 की तस्वीरों से करेगा, जो पहले से ही उसकी मेमोरी में फिट है। इसके बाद ये बताएगा कि यान की वर्तमान स्थिति क्या है। खतरा टालने वाला कैमरा वास्तव में लैंडर के ठीक नीचे चंद्रमा की सतह पर खतरों का पता लगाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल LM बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगा इंतजार कर रही है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सफल लैंडिंग के लिए विशेष अरदास में हिस्सा लिया। न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश में जनता चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रही है। झज्जर में बदमाशों ने दिन दहाड़े कार में सवार युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवकों पर करीब 50 फायर किए थे। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झज्जर कार के बेरी के दुजाना चौक में दिन दहाड़े ब्रेजा कार में सवार होकर आए युवकों पर बलेनो कार सवार युवकों की गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों ने करीब 2 दर्जन राउंड फायर कार पर किए और कार में सवार युवक भागने लगे तो उनका पीछा करते हुए उन पर फायर किए। एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की सूचना मिलने के बाद बेरी डीएसपी प्रदीप कुमार, बेरी थाना प्रभारी विवेक मलिक, शहर चौकी प्रभारी प्रदीप दलाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बेरी के नागरिक अस्पताल भिजवाया। सीएम फ्लाइंग की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर जैसमेर ने राजेश व धनीराम के साथ करीब 10 बजे पटवार भवन में छापा मारा। इस दौरान 9 में से 6 पटवारी गैर हाजिर मिले। वहीं मौके पर ही आम लोगों ने शिकायत दी कि पटवारी काम नहीं कर रहे हैं। सोनीपत के गोहाना के पटवार भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने छापा मारा। इस दौरान 9 में से 6 पटवारी गैर हाजिर मिले हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सूचना पर नायब तहसीलदार डॉक्टर प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर जैसमेर ने राजेश व धनीराम के साथ करीब 10 बजे पटवार भवन में छापा मारा। इस दौरान 9 में से 6 पटवारी गैर हाजिर मिले। वहीं मौके पर ही आम लोगों ने शिकायत दी कि पटवारी काम नहीं कर रहे हैं, वह चक्कर काटते रहते हैं और पटवारी समय पर नहीं मिलते। जनसेवक मंच संयोजक और महम विधायक भाई बलराज कुड्डू द्वारा महम में जनसेवक कार्यालय का निर्माण करवाया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यालय पर संत महात्माओं की उपस्थिति में हवन यज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में लोग ढोल नगाड़े तथा महिलाएं लोकगीत गाते हुए जबरदस्त जोश व उत्साह के साथ अपने लाडले विधायक बलराज कुंडू को आशीर्वाद और बधाई देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। बलराज कुंडू ने इस अवसर पर पहुंचे सभी बुजुर्गों और मातृशक्ति से आशीर्वाद लिया। विधायक भाई बलराज कुंडू ने उपस्थित सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये कार्यालय आप सभी का है और ये सिर्फ एक कार्यालय न होकर प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए बनाया गया जन सेवा मंदिर है। कुंडू ने कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से दुखी व हताश है। वो नया विकल्प देख रही है और इस बार इन बड़े राजघरानों और मठाधीशों को सबक सिखाने का भी मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी, व्यापारी, किसान, कमेरा हो या युवा हो, ये सभी इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं और इनकी लूट और झूठ की राजनीति की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। बलराज कुंडू ने कहा कि आप सभी इसी तरह मेरी ताकत बनकर मेरा साथ देते रहें। हम जनसेवक मंच के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। उपस्थित हजारों लोगों के समूह ने भी दोनों हाथ उठाकर अपने लाडले विधायक को अपना आशीर्वाद और साथ देने का भी वादा किया। इस मौके पर विभिन्न खापों व तपों के प्रधान, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, जनसेवक मंच के सभी पदाधिकारी व विभिन्न संगठनों से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।